हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। आरिश बाथरूम के अंदर आता है और फिर वह वॉश बेसिन के पास जाकर अपने हाथों को क्लीन करता है। वही उसकी नजरें नजर में अपने चेहरे पर पड़ते हैं। आधा चेहरा आरिश का खून सना हुआ था और वह सूख चुका था। आरिश अपने हाथों को देखता तो कभी अपने चेहरे की तरफ देखता है और फिर वह वहीं से एक टॉवल उठाकर उसे गिला करता है और अपने चेहरे को क्लीन करता है। अपने चेहरे को और अपने हाथों को क्लीन करने के बाद आरिश अपने पैरों को भी धोता है और वह वहां पर से बाथरूम से बाहर आता है और सीधा जाकर वह कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर निकालने के बाद आरिश ऊपर वाले फ्लोर से ही धीरे से काफी को आवाज देता है। वही कहा कि जो कि किचन में काम कर रही थी। वो जैसे ही आरिश की आवाज सुनती है वह भागते हुए किचन से बाहर आती है और वह अपनी नजर में उठाकर देखती है तो रेलिंग के पास आरिश खड़ा था और वह उनकी तरफ ही देख रहा था। आरिश को देखकर कहा कि तुरंत ही ऊपर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। वहीं काकी को ऊपर आता हुआ देखकर आरिश वापस अपने कमरे के अंदर चला जाता है और वह कपबोर्ड से जाकर एक टॉवल लेता है और फिर बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर काकी के रूम के अंदर आने का इंतजार करने लगता है। काकी जैसे ही कमरे में अपने कदम रखती है, कमरे का नजारा देखकर उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। वही आरिश के पैरों के निशान देखकर तो उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो तुरंत ही अपनी नजर उठाकर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती है जहां पर आरिश खड़ा उन्हीं ही देख रहा था। इस समय आरिश के चेहरे पर और उसकी आंखों में कोई एहसास नहीं थे। वह बेजान नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। आरिश की तरफ देखते हुए काकी के तुरंत उनके तरफ कदम बढ़ाती है, पर आरिश तुरंत ही अपने हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए बोला, प्लीज आप मुझे रुक जाए। फर्श पर बहुत कांच है, वह आपको लग जाएंगे। आप पहले सारे कांच क्लीन कर दे, उसके बाद हम बातें करते हैं। इतना कहकर आरिश सीधा बाथरूम के अंदर जाकर अंदर से लॉक कर लेता है। वही काकी आरिश के बातें सुनकर एकदम से अपनी जगह पर जम सी जाती हैं और वह अपने आंसू भरी नजरों से बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखती है और फिर एक नजर वापस से कमरे में घुमाती हैं और तब जाकर काफी की नजरें नीचे फर्श पर बिखरे उनका आंचों पर और उस बड़ी सी पोस्ट पर चली जाती हैं। उसे पोस्टर की तरफ देखते हुए उनके आंखों में ठहरे आंसू तुरंत ही लुढ़क कर उसके गालों पर चले आते हैं। वह तुरंत ही अपने कदम बढ़ाती हैं और उस पोस्टर के पास अपने घुटनों के बाल बैठती हैं और धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर आर्या के चेहरे को छूती हैं और इन्हीं के साथ उनका रोना छूट जाता है। काकी रोते हुए आर्या के चेहरे को बार बार छू रही थी, जैसे वो पोस्टर को नहीं बल्कि असलियत में आर्य के चेहरे को छू रही हो। वही आरिश इस समय बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था। कमरे से सिसकने की आवाज से उसके कानों में पड़ रही थी और आरिश जानता था कि काकी क्यों रो रही है। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना रखी थी और वह सामने की दीवार पर एक तक नहर जा रहा था। इधर काकी पोस्ट को अब अपने हाथों में उठाती है और उसे ले जाकर बेड पर रख देती है और एक बार फिर से वह उसे पोस्ट को अपने हल्के हाथों से टच करते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, क्यों किया बच्चे तुमने ऐसा? तुमने कहा था कि तुम कभी गलत कदम नहीं उठाओगी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी जिससे मुझे तकलीफ हो। तुमने मुझसे वादा किया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वह भी बिना मुझे बताएं? क्यों तुमने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा? तुम जानती थी ना बच्चे कि तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, फिर क्यों तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? क्यों एक बार फिर से तुम मुझे अकेला कर गई? ये तुमने बहुत गलत किया, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। काकी आर्य की तस्वीर की तरफ देखते हुए उसे शिकायत कर रही थी, पर उनकी आंखों के आंसू बता रही थी कि इस समय वह कितने ज्यादा तकलीफ में है। आधे घंटे बाद आरिश का कमरा पहले की तरह वापस से सेट हो चुका था। सब कुछ क्लीन हो चुका था। फर्श पर आरिश इब के पैरों के निशान तक साफ हो चुके थे। वहीं काकी अभी भी कमरे में मौजूद थी। आरिश बाथरूम से बाथरोब पहन बाहर आता है और उसकी नजर सामने खड़ी काकी के ऊपर चली जाती है। काकी की तरफ देखते हुए आरिश अपनी शांत नजरों से उनकी तरफ देखते हुए बोला, क्या आपको कुछ पूछना है? आरिश के सवाल पर काफी पहले तो शांति से आरिश की तरफ देखती हैं और फिर वह अपने गुस्से भरी आवाज में बोली, आपने ऐसा क्यों किया आरिश बाबा? काकी के इस सवाल पर आरिश कंफ्यूजन से उनकी तरफ देखता है तो काफी उनकी तरफ देखकर अपनी उंगलियों के इशारे से उस पोस्टर की तरफ इशारा करती हैं जिस पर अब भी खून के सूखे निशान थे। उस पोस्ट की तरफ देखते हुए आरिश की आंखों में एक बार फिर से उसका दर्द नजर आने लगा था। एक बार फिर से उसकी आंखों में वही उदासी और वह तकलीफ नजर आने लगे थे जो आरिश ने अब तक छुपाया हुआ था। वही काकी अभी शांत थी और वह आरिश की तरफ ही देख रही थी, पर आरिश उस फोटो से अपनी नजरें हटाते हुए बोला, मैंने क्या किया है काकी? आरिश को इस तरह से अनजान बनता हुआ देखकर काकी को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वह इस बार गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, आप कह रहे हैं कि आपने क्या किया है? यह क्या हालत बना रखी है आपने अपना? हमने आज तक आपको कुछ नहीं कहा क्योंकि आज से पहले आप कभी भी इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं हुए थे। आपने कभी भी इस तरह से तोड़फोड़ नहीं की थी। फिर आज क्यों? आज क्यों वह 6 साल वाला दर्द आज आपकी आंखों में एक बार फिर से उभर रहा है? आज इन 6 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो आप फिर से बेकाबू होने लगे हैं? आप कुछ कहते क्यों नहीं है?
हमें हमारा जवाब दीजिए। इतनी मुश्किल से तो आपने खुद पर काबू किया था, फिर इन कुछ दिनों में आपको हो क्या गया है जो आप खुद पर से काबू खोते जा रहे हैं? क्यों आप उस दर्द में फिर से वापस डूबते जा रहे हैं? आज 6 साल बीत गए हैं जब आपको एक बार फिर से इस तरह से रोते बिलखते और टूटते हुए देखा है हमने। और हम जानते हैं ये छोटी बात नहीं है, फिर आप बताइए कि ऐसा क्या हुआ है? काकी की सवालों को सुनने के बाद आरिश खामोशी से काकी की तरफ देखते हुए बोला, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हमने कल रात ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिसके वजह से ये सब हुआ है, पर आइंदा से नहीं होगा। काकी जो कि आरिश को ही घूरे जा रही थी, वह आरिश की बातें सुनकर एकदम से चीखते हुए बोली, झूठ, आप झूठ बोल रहे हैं आरिश बाबा। आपकी आंखों में दिख रहा है कि आप जो कह रहे हैं और आपके जो शब्द हैं वह बिल्कुल भी आपकी आंखों में दिख रहे जज्बातों से मिल नहीं रहे हैं। आप झूठ कह रहे हैं कि आपने कल 7 ड्रिंक की थी। अच्छा ठीक है, माना कि आपने कल रात ड्रिंक की थी, पर यह पहली बार तो नहीं था। ये पहली बार नहीं था जब आपने ड्रिंक की हो और आप इस तरह से बेकाबू हुए हो। आपने इन 6 सालों में ऐसा कोई दिन नहीं छोड़ा है जब आपने ड्रिंक ना की हो, फिर तो आप इतने ज्यादा बेकाबू नहीं हुए थे, फिर कल रात ही क्यों? और कल रात आप उस पार्टी को अटेंड करने गए थे जिस पार्टी से कभी आपका लेना देना ही नहीं होता था। हमने सब कुछ पूछा है राघव से, उसने अपने मुंह से सब कुछ का बोला है। फिर आप हमें बताएं आप उस पार्टी में क्यों गए थे? क्योंकि हम जानते हैं कि आप ऐसी पार्टी में कभी भी शामिल नहीं होते हैं। फिर कल रात ऐसी कौन सी वजह थी जो आपको जाना पड़ा था? और उस पार्टी से आने के बाद ही आपकी यह हालत हुई है। इस बात से भी हम अनजान नहीं है, और अगर इस बार आपने हमसे सच छुपाने की कोशिश की तो हम वह सारे सच बड़ी मालकिन को बता देंगे। जो भी वो जानना चाहती हैं हम वह सब कुछ बता देंगे, जो आज तक हम नहीं आपके लिए अपने अंदर दफन करके रखा है। हम उस 6 साल पुराने और 6 साल के सारे राज खोल देंगे उनके सामने। काकी की बातें सुनकर आरिश की आंखें छोटी हो जाती हैं और वह काकी की तरफ देखते हुए बोला, तो आप हमें धमका रही हैं? आरिश की बात सुनकर काकी इस बार बिना डरे बोली, हाँ, हम आपको धमका रहे हैं। क्योंकि डरते हैं हम आपको खोने से। हमने पहले ही अपने बच्ची खो दिया है और अब हम आपको नहीं खोना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम आपको धमका रहे हैं तो यही सही, हाँ, हम आपको धमका रहे हैं और अब आप हमें सच बताएंगे। काकी की पूरी बातें सुनने के बाद आरिश की आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और वहाँ काकी की तरफ देखते हुए खुद को शांत करते हुए गहरी सांस लेता है। और फिर वो अपने शांत आवाज में बोला, बटरफ्लाई जिंदा है काकी, और कल उस पार्टी में जाने की वजह भी बटरफ्लाई ही है। बटरफ्लाई काकी इस नाम को कभी नहीं भूल सकती थी। यह वो नाम था जिससे आरिश आर्या को बुलाया करता था। भला इस नाम को काकी कैसे भूल सकती थी? लेकिन वही आरिश की पूरी बातें सुनने के बाद तो उनकी बॉडी जैसे अपनी जगह पर जम गई थी। वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी, बल्कि हैरानी से आरिश की तरफ देख रही थी। तो आरिश बस गहरी सांस लेकर अपने सर को हाँ में हिलाता है तो काफी इस बार अपनी जगह से एकदम से लड़खड़ा जाती है, जिसे आरिश तुरंत आगे बढ़कर काकी को पकड़ते हुए बोला, संभालिए खुद को। काकी अब तुरंत ही आरिश के हाथों को पकड़ते हुए आरिश की आंखों में देखते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या हमारी बच्ची जिंदा है? इस बार आरिश फिर एक बार हाँ में अपना सिर हिला देता है, जिसे देखकर काकी आंखों में एक बार फिर से आंसू छलक आते हैं। पर इन आंसुओं के साथ साथ उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी। पर अगले ही पल वो एक बार फिर से आरिश के हाथों को पकड़ते हुए आरिश आंखों में देखते हुए बोली, तो कहाँ है हमारी बच्ची? क्या आप हमारी बच्ची को लेने जा रहे हैं? क्या वह वापस हमारे पास आ रही है? काकी के इतने सारे सवालों को सुनने के बाद भी आरिश बिल्कुल खामोश था। वो काकी की तरफ देख रहा था, जिनकी आंखों में एक उम्मीद से नजर आ रही थी। पर आरिश इस उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहता था और न ही कोई नई उम्मीद उन्हें देना चाहता था, जिसकी वजह से आरिश अपनी शांत आवाज में बोला, हमें नहीं पता वह कहाँ है। हमने बस कल रात उसे देखा है और हम उसे ढूंढने जा रहे हैं। पर हम आपको यह उम्मीद नहीं दे सकते हैं कि हम उसे लेकर आएंगे। इन बीते सालों में बहुत कुछ बदला है काफी, और यह बात आप भी जान रही हैं। हम नहीं जानते हैं कि उसकी जिंदगी में क्या बदला है और क्या नहीं, इसलिए हम आपको यह उम्मीद भी नहीं दे सकते हैं कि हम आपकी बेटी को आज वापस लेकर आएंगे। आरिश की बात सुनकर काकी एकदम से आरिश के हाथों को छोड़ते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, ऐसे कैसे आप उसे लेकर नहीं आ सकते हैं? आपने ही तो कहा वह जिंदा है। आपने उसे देखा है तो फिर उसे हमारे घर लाने में मुश्किलें क्या है? काकी को इस तरह से रिएक्ट करता हुआ देखकर आरिश काकी की तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में उन्हें समझाते हुए बोला, आप पहले शांत हो जाए। पहले हम बटरफ्लाई को ढूंढ ले, उसके बाद ही हम उसे यहाँ लेकर आ सकते हैं। और इस समय हम नहीं जानते हैं कि वह कहाँ है। आरिश अपनी बात कहकर काकी को बेड पर बिठता है और फिर वह उनकी तरफ देखते हुए बोला, अब थोड़ी देर बैठिए, हम अभी चेंज करके आते हैं। इतना कहकर आरिश सीधा चेंजिंग रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। पर आरिश चेंजिंग रूम के अंदर जा पाता उससे पहले ही काकी आरिश की तरफ देखते हुए बोली, अगर हमारी बच्चे जिंदा है तो वह अब तक कहाँ थी? और फिर वह वापस हमारे पास क्यों नहीं आई? काकी के इस सवाल को सुनने के बाद आरिश के कदम रुक जाते हैं और वह बिना पलटे ही बोला, बटरफ्लाई लौट कर क्यों नहीं आई? इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं है। हम आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं जानते। हम खुद अपने सवालों में उलझे उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ बस इतना पता है कि वह जिंदा है, पर हम ये भी नहीं जानते हैं कि इन सालों में ऐसा क्या हुआ है, या इन सालों में ऐसे क्या मजबूरी थी कि वह लौटकर नहीं आई।
हम मानते हैं कि वह हमसे नफरत करती है, पर वह आपसे नफरत नहीं कर सकती है। हम मानते हैं कि हमारी नफरत की वजह से वह लौटकर नहीं आई। पर अगर वह जिंदा है तो वह आपसे मिलने की कोशिश जरूर करती, पर उसने ऐसा नहीं किया है। और क्यों नहीं किया है, ये भी हम नहीं जानते हैं। आरिश अपनी बात कहकर सीधा चेंजिंग रूम के अंदर चला गया। वहीं काकी अब भी अपनी उदास नजरों से चेंजिंग रूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए खुद से ही बोली, एक बात तो आपने सही कहा, जाते जाते नफरत कर गई थी वह आपसे। और वजह भी खुद आपने ही दिया था उसे। पर हमें वह हमसे नफरत नहीं कर सकती। पहले सुबह सुबह सोना और पंखुड़ी दोनों ही मुंह फूले हुए बैठे हुए थे। वहीं सिद्धार्थ अपने सर को पकड़े हुए उन दोनों के सामने खड़ा था। सिद्धार्थ कभी पंखुड़ी की तरफ देखता तो कभी सोने की तरफ। उसके बाद वह अपनी धीमी से आवाज में बोला, हम अब तुम दोनों महारानियां इस सेवक को बताने का कष्ट करेगी कि आप लोगों को किस चीज की शिकायत है। वही सोना और पंखुड़ी दोनों को सिद्धार्थ को देखते हैं और फिर वापस से ब्लैंकेट ओढ़कर दोनों वापस से बेड पर लेटे हुए दोनों एक साथ बोले, आप बहुत बुरे हैं, आपने हमें सोने नहीं दिया। उन दोनों की बातें सुनकर सिद्धार्थ हैरानी से दोनों की तरफ देखता है, जो खरगोश की तरफ ब्लैंकेट में दुबके हुए थे। सुबह के 8 बजे बज चुके थे और ये दोनों का रही थी कि उसने दोनों को सोने नहीं दिया। अभी 2 मिनट तो हुए थे इन दोनों को उठे हुए, और दोनों वापस से सो भी रही थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों छोटे छोटे पटाखे उसके पूरे पावर को हिलाने के लिए काफी हैं। सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए बेड पर ही बैठ जाता है और फिर धीरे से हाथ बढ़ाकर ब्लैंकेट के ऊपर से ही सोना के कंधे पर टैप करते हुए बोला, वाइफी यू नो ना, हम काफी लेट हो चुके हैं। देखो सुबह के 8 बजे चुके हैं। और कल तुमने ही तो कहा था कि आज मीटिंग के लिए तुम सुबह जल्दी जल्दी रेडी हो जाओगी। बस इसी शर्त पर ही तो कल हम शॉपिंग गए थे ना, और फिर रात को तुमने ही पार्टी में जाने की जिद की थी और तुम्हारी जिद की वजह से ही हमें पार्टी में जाना पड़ा था। और अब तुम इस तरह से बिहेव कर रही हो, देखो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर यह यूं कहो कि एक तरह से शिकायत सुनकर सोना धीरे से ब्लैंकेट को अपने चेहरे से हटाती हैं और फिर सिद्धार्थ की तरह देखकर अपने मासूम से चेहरे पर उदासी लाते हुए अपनी पप्पी आइज से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, हबी प्लीज आप आज अकेले चले जाओ ना, मैं पक्का बेबीज का ख्याल रखूंगी। मैं इन दोनों को बाहर भी नहीं जाने दूंगी और जब तक आप नहीं आओगे मैं गार्डन में भी अपने कदम भी नहीं रखूंगी। प्लीज आप अकेले चले जाओ। सिद्धार्थ सोना की बातें सुनकर अपनी आंखें छोटी करता है, क्योंकि सोना हमेशा उससे बातें मनवाने के लिए ही उसे इतने प्यार से हबी कहते थी। सिद्धार्थ सोना की तरफ घूर कर देखते हुए बोला, नो बेबी, तुम दिन पर दिन आलसी होती जा रही हो, चलो उठो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। सोना अब बुरा सा मुंह बनाकर सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। वहीं सिद्धार्थ तो जैसे अब कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ऑलरेडी उसे मीटिंग के लिए लेट हो चुका था और वो और नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से वह पूरा ब्लैंकेट सोने के ऊपर से उठाता है और झटके से उसे अपनी गोद में उठाकर सीधा बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। वही सोना सिद्धार्थ के गोद में छटपटाते रह जाती है, पर सिद्धार्थ के मजबूत बाहों से आजाद हो पाना इतना आसान कहाँ था। सिद्धार्थ सोना को बाथरूम के अंदर लेकर आता है और वह उसे काउंटर पर बिठाकर उसके हाथों में ब्रश देता है और सीधा बाथटब भरने के लिए वह उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता। थोड़ी देर में सिद्धार्थ बाथटब को भरने के बाद वापस से आता है और सोने की तरफ देखता है जिसने ब्रश कर लिए थे। सिद्धार्थ अब उसे काउंटर से नीचे उतरता है और फिर बाथटब की तरफ इशारा करते हुए बोला, ओनली 10 मिनट्स बेबी, बात लेकर जल्दी से बाहर आ जाओ। सोना मुंह बनाते और गुस्से से अपने पैर पटकते हुए बाथटब की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वही सिद्धार्थ सोना को इस तरह से देखकर लाचारी से अपने सर को हिला देता है, पर सोना के साथ इस तरह से जबरदस्ती करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि वह जितने प्यार से सोना को समझा था सोना उतने ही ज्यादा जिद्दी होती चली जाती। सिद्धार्थ सोना को बाथरूम में छोड़ने के बाद अपने कमरे में आता है और फिर वह गहरी सांस लेते हुए अपनी बेटी की तरफ देखता है। यहाँ उसने एक बम के गोले को ठिकाने लगाया था तो दूसरा बम का गोला पहले से ही तैयार था। सिद्धार्थ भगवान से दुआ करते हुए बेड की तरफ अपने कदम बढ़ाता है और वह धीरे से पंखुड़ी के बगल में आकर बैठते हुए पंखुड़ी के ऊपर से ब्लैंकेट को हटाते हुए अपने धीमी से आवाज में बोला, प्रिंसेस बच्चे उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है, क्या आपको डैडी के साथ बाहर घूमने नहीं जाना है। सिद्धार्थ बहुत ही शांत आवाज में ये कहता है, पर पंखुड़ी अपनी आंखें खोलते ही नाराजगी से सिद्धार्थ की तरफ देखने लगती है, क्योंकि अभी अभी दोबारा बस सोई ही थी और सिद्धार्थ ने तुरंत ही उसे उठा दिया था। सिद्धार्थ पंखुड़ी के नजरों में नाराजगी से देखते हुए अपने सिर को पकड़ लेता है और वह भी लाचारी से अपनी बेटी की तरफ देखने लगता है। वही पंखुड़ी तुरंत ही उठकर बैठ जाती है और अपनी तोतली आवाज में सिद्धार्थ से अपनी शिकायत लेकर शुरू हो जाती हैं, डैडी आप ऐसा क्यों करते हो, आप हमेशा माँ के साथ पंखुड़ी को भी उठा देते हो। अपनी बेटी की शिकायत सुनने के बाद सिद्धार्थ अपने सर को हिलाते हुए अपने बेटे की तरफ देख रहा था। सिद्धांत गहरी सांस लेते हुए पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ मेरा बच्चा, डैडी जानते हैं कि डैडी बहुत गंदे हैं, पर मेरे बच्चे, अभी तो आपको डैडी के साथ घूमने जाना है ना, चलो जल्दी उठ जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ बेटे, फिर बाहर चलेंगे। सिद्धार्थ के कहने पर पंखुड़ी अपना मुंह बनाते हुए ही अपने छोटे छोटे हाथों को सिद्धार्थ की तरह बढ़ा देती है, जिसे देखकर सिद्धार्थ की जान में जान आती है, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसे अब और थोड़ी देर तक अपनी बेटी की खुशामदीद करनी होगी तब जाकर वह बेड को छोड़ेगी, पर यह तो बहुत ही आसानी से मान गई थी।
सिद्धार्थ पंखुड़ी को अपनी गोद में लिए हैं वॉशरूम के दरवाजे के पास आता है और धीरे से पंखुड़ी को दरवाजे पर ही उतारते हुए बोला, बच्चे अंदर मम्मा बात ले रही है, आप जाओ और मम्मा से कहना मम्मा आपको फ्रेश करवा देगी, ओके। सिद्धार्थ के बात सुनकर पंखुड़ी अपने छोटे से सर को जल्दी जल्दी हाँ में हिलाती हैं और वह अपनी नन्हे नन्हे कदमों से भागते हुए बाथरूम के अंदर चली जाती है। इधर सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए सीधा अपने कमरे से बाहर आता है। उसकी नज़र आर्यन के ऊपर चली जाती है जो सोफे पर फेल कर बैठा हुआ आराम से कॉफी पी रहा था। आर्यन की तरफ देखते हुए उसकी नज़रें छोटी हो जाती है और वो जाकर आर्यन के सामने बैठते हुए गहरी सांस लेता है। वही आर्यन सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लिए हुए बोला, क्यों बॉस, सारी हवा निकल गई, तुम बस बाहर ही जाकर अपना रॉब चला सकते हो, घर में तो तुम्हारी चलती ही नहीं है। आर्यन की बातें सुनकर सिद्धार्थ घूरते हुए उसे बोला, तुम थोड़े अपने शब्दों पर लगाम दो वरना अभी उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझे तुम। आर्यन सिद्धार्थ के भाषण को सुनकर अपना मुंह टेढ़ा करता है और वह वापस से कॉफी पीने लगता है जैसे उसे सिद्धार्थ से कोई मतलब ही ना हो। वहीं सिद्धार्थ आर्यन का ऐसा लुक देखकर एकदम चिढ़ जाता है पर वह कुछ भी नहीं कहता है। थोड़ी देर तक यूं ही सिद्धार्थ बैठे बैठे इंतजार करते रहता है। फाइनली सोना और पंखुड़ी कमरे से बाहर आते हैं। उन दोनों के हैं आने का सबको पता चल जाता है क्योंकि वह दोनों कभी भी कमरे से शांति से नहीं निकलती थी। दोनों ही इतने ज्यादा बातें करते हुए बाहर आती थी जैसे ना जाने दोनों माँ बेटी के बीच कितने से राज ऐसे दफना थे जो वह दोनों एक दूसरे से शेयर करती थी। और उसके बाद नन्ही सी बेटी जो कि ठीक से बोलने भी नहीं जानती थी, वह ना जाने क्या गप्पे लड़ाती थी। सिद्धार्थ को तो यही समझ में नहीं आता था, बस पूरे दिन दोनों माँ बेटे के मुंह चलते ही रहते थे, या तो खाना दे दो या फिर उन्हें बात करने का एक टॉपिक दे दो। उन दोनों को आते देखकर सिद्धार्थ राहत के साथ लेता है कि फाइनली दोनों रेडी हो चुके हैं। सोना और पंखुड़ी दोनों ने ही स्काई कलर की नी लेंथ ड्रेस पहनी थी। दोनों ही इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। इधर आदिश भी रेडी होकर अपने कमरे से बाहर आता है और वह कमरे से बाहर आने के बाद सीधा सिद्धार्थ के सामने आता है और वह सिद्धार्थ को बहुत ही प्यार से मॉर्निंग विश करता है, गुड मॉर्निंग डैडी। आदिश की विश को सुनकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए आदिश के सर पर हाथ फिरते में बोला, गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। सिद्धार्थ के विश को सुनकर आदिश के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है। आदिश जो कि बहुत ही काम मुस्कुराया करता था, वह तभी मुस्कुराता था जब सिद्धार्थ उसे प्यार से पैम्पर करता था। हालांकि सिद्धार्थ उसे हमेशा ही प्यार से पैम्पर करता था, पर कभी कभी छोटी छोटी चीज हमें वह इफेक्ट दे जाती है जो बड़ी से बड़ी चीज नहीं देती है। और सिद्धार्थ का इतने प्यार से उसके लिए टाइम निकालना, फिर उसके साथ खेलना, या फिर यूं कह लो कि सुबह सुबह इतने प्यार से गुड मॉर्निंग विश करना, आदिश के पूरे दिन को बहुत ही खूबसूरत बनाने देते थे। वही आज आदिश के चेहरे के मुस्कुराहट को देखते हुए आर्यन को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी अलग ग्रह के प्राणी को देख चुका हो। आर्यन हमेशा आदिश के साथ रहता था, ये यूं कह लो कि कभी कभी वह पूरा दिन आदिश के साथ गुजार देता था, पर मजाल है इस छोटे से पिद्दी से लड़के के चेहरे पर एक स्माइल आ जाए। पर आज वह आई थी, ये काफी बड़ा अजूबा था। लेकिन इधर पंखुड़ी और सोना दोनों ही आकर सिद्धार्थ के सामने खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर सिद्धार्थ अपनी जगह से उठता है और फिर वो उन दोनों के ही हाथों को पकड़ता है और सीधा ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है, जिसे देखकर आदिश भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चल देता है। इधर आर्यन भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। थोड़ी ही देर में सभी अपनी अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और शेफ सभी की प्लेट में ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे थे। शेफ सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करने के बाद वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद आर्यन सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर सिद्धार्थ सोना पंखुड़ी और आदिश को लेकर अपने मीटिंग के लिए निकल जाता है। इस बार मीटिंग के वेन्यू होटल ही थी, जहां से सिद्धार्थ पहले से ही अपने छोटे से फैमिली के लिए रूम बुक कर लिया था और अब उन तीनों को लेकर वही जा रहा था। सिद्धार्थ जैसे ही पैलेस से बाहर आता है, बाहर ड्राइवर पहले से ही कार रेडी करके तैयार था। सिद्धार्थ के आते ही वो कार का दरवाजा खोलते हैं, जिसे देखकर सिद्धांत पहले सोना और पंखुड़ी को कार के अंदर बैठाता है और फिर वह आगे वाला पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर आदिश को वह पैसेंजर सीट पर बैठता है और खुद दूसरी तरफ से आकर वह सोना के बगल में बैठ जाता है। उन सबके बैठे हैं, कार अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाती है। आरिश चेंजिंग रूम से तैयार होकर बाहर आता है। उसने इस समय ब्लू कलर के 3 पीस बिजनेस सूट को पहन रखा था। वह चेंजिंग रूम से बाहर आते ही सीधा ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने बालों को ड्राई करने लगता है। वही काकी जो कि कमरे में ही मौजूद थी, वो खामोशी से आरिश को ही देख रही थी। आरिश पूरी तरह से रेडी होने के बाद काकी की तरफ देखता है और फिर वह अपने शांत आवाज में बोला, आप इतनी ज्यादा फिक्र मत कीजिए, हमने कहा है ना कि हम आपकी बेटी को लेकर आएंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसे जल्द से जल्द आपके पास लेकर आए। आरिश की बात सुनकर काकी कुछ भी जवाब नहीं देती है, जिसके बाद आरिश उनके पास आता है और उनके पास अपने घुटनों के बाल बैठे हुए उनकी आंखों में देखते हुए बोला, आपको भरोसा है ना मुझ पर? आरिश के इस सवाल पर काकी बस अपने सर को हल्के से हिला देती हैं, जिसे देखकर आरिश हल्के से मुस्कुराता है और फिर वह काकी के हाथों को पकड़े हुए उन्हें बेड से उठाता है। उन्हें लेकर कमरे से बाहर आते हुए बोला, तो फिर बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, हम लेकर आएंगे जरूर बटरफ्लाई को।
आरिश की बात सुनकर काकी ज्यादा कुछ नहीं कहती हैं, बस वह अपने सर को हाँ में हिला देती हैं, जिसके बाद आरिश उन्हें लेकर हॉल में आता है और काकी को हाल में छोड़ते हुए खुद अपने कदम पैलेस से बाहर बढ़ाते हुए बोला, हमें आने में देर हो जाएगी, आप अपना खाना खाने के बाद मेडिसिन लेना मत भूलिएगा। आरिश को इस तरह से बिना खाते हुए ज्यादा देखकर काकी उसे रोकने की कोशिश करती हैं, पर आरिश बिना रुके हैं सीधा वह पैलेस से बाहर चला जाता है और काकी देखते ही रह जाती हैं। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ कर आकर एक बड़े से 7 स्टार होटल के सामने आकर रुकती हैं। कार रुकते ही ड्राइवर तुरंत ही कार से बाहर आता है और वो सिद्धार्थ के लिए कार का डोर ओपन करता है। सिद्धार्थ कार से बाहर निकलता है और वह अपने कोट को सही करता है। इधर ड्राइवर दूसरी तरफ जाकर सोना के लिए भी कार का डोर ओपन करता है और सोना पंखुड़ी को लेकर कार से बाहर आती है। इधर आदिश खुद ही कार से बाहर आ जाता है। सभी के कार से बाहर आने के बाद सिद्धार्थ सोना के हाथों को पकड़ता है, जिसकी गोद में पंखुड़ी थी, और दूसरे हाथ से वह आदिश के हाथों को पकड़ता है और वह सीधा होटल के अंदर अपने कदम बढ़ा देता है। सिद्धार्थ जैसे ही होटल के अंदर अपने कदम रखता है, मैनेजर तुरंत ही भागता हुआ आता है और सिद्धार्थ को ग्रीट करता है। उसके हाथों में एक बुके था जो वह सिद्धार्थ को देने के लिए लेकर आया था, पर सिद्धार्थ एक नज़र उसकी तरफ देखता तक भी नहीं है, जिसे देखकर उस मैनेजर का मुंह उतर जाता है। पर सोना है ये चीज़ नोटिस कर लेती है और फिर वह तुरंत ही मुस्कुराते हुए मैनेजर की तरफ देखकर बहुत ही शांत आवाज में बोली, हमें पिक करने के लिए धन्यवाद। सोना की आवाज़ बहुत ही प्यारी थी। यह आवाज़ जैसे ही उसे मैनेजर के कान में गई, उसकी आंखें चमक उठती है और वह तुरंत अपने हाथों में पकड़े बुके को सोने की तरह बढ़ा देता है। उसने पहले उस बुके को सोने की तरफ इसलिए नहीं बढ़ाया था क्योंकि इस होटल में कोई भी ऐसा नहीं था जो नहीं जानता था कि सिद्धार्थ सोना के लिए कितना ज्यादा पॉजेसिव है। इसलिए सोने को ये बुके देकर सिद्धार्थ को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, पर चूंकि इस समय सोना ने खुद आगे बढ़कर उससे बात की थी, जिसकी वजह से वह मैनेजर अब अपने हाथों में पकड़े बुके को उसकी तरह बढ़ा देता है। सोना मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखती है, जिसके जवाब में सिद्धार्थ आदिश के हाथों को छोड़ता है और उस बुके को अपने हाथों में थाम लेता है। सिद्धार्थ के ऐसा करते ही उस मैनेजर के चेहरे की स्माइल और बड़ी हो जाती है, जिसके बाद वह साइड हो जाता है। इधर सिद्धार्थ उस बुके को आदिश के हाथों में दे देता है, जिसे आदिश पकड़ भी लेता है। उसके बाद सिद्धार्थ वापस से आदिश के हाथों को पकड़े हुए वह सीधा अपने प्राइवेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और थोड़ी ही देर में वह अपने प्राइवेट रूम के पास खड़ा था। पर सिद्धार्थ इससे पहले कि अपने प्राइवेट रूम में एंटर कर पाता, उससे पहले ही कोई उसके पास आता है और वह अपना सिर झुकाते में बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सिद्धार्थ से बोल, मिस्टर सिंघानिया, आपको आपकी फैमिली के साथ मिस्टर जायसवाल ने उनके प्राइवेट रूम में इनवाइट किया है। सिद्धार्थ उस आदमी की बात सुनकर उस आदमी को बहुत ही गौर से देखता है, तो पता है वह आदमी इस होटल का स्टाफ ही था। उस स्टाफ के बात सुनकर सिद्धांत बस अपना सर को हिला देता है और फिर वह सोना और आदिश की तरफ देखता है और अपने कदम मिस्टर जायसवाल की प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ा देता है, क्योंकि सिद्धार्थ जानता था मीटिंग किस रूम में होने वाली है। सिद्धार्थ मिस्टर जायसवाल के रूम के पास आकर गहरी सांस लेता है, जैसे वह खुद को इसके लिए तैयार कर रहा हो, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसके फैमिली को उसके बिजनेस के बीच लाए। पर मिस्टर जायसवाल ऐसे शख्स थे जिसके साथ सिद्धार्थ ने कोलैब किया था और अब मिस्टर जायसवाल चाहते थे कि सिद्धार्थ उन्हें अपनी फैमिली से भी इंट्रोड्यूस करवाए। सिद्धार्थ धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर प्राइवेट रूम का डोर ओपन करता है और ओपन होते हैं उसकी नज़र सामने हॉल में ही बैठे मिस्टर जायसवाल के ऊपर चली जाती है, जो कि अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे। उन दोनों के ही चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत से स्माइल थी। सिद्धार्थ अब अपने कदम प्राइवेट रूम के अंदर बढ़ा देता है। वहीं उसने अपने हाथों से आदिश और सोने के एक एक हाथ को थाम रखा था। वह जैसे ही इंटर करता है, मिस्टर जायसवाल तुरंत ही अपनी जगह से खड़े होते हैं और सिद्धार्थ के पास आते हुए उसे बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं, जिसके जवाब में सिद्धांत भी उन्हें ग्रीट करता है। क्योंकि मिस्टर जायसवाल भी काम नहीं थे, उनकी भी पावर इस शहर में बहुत थे, पर उतनी नहीं जितनी सिद्धार्थ और आदिश की थी। मिस्टर जायसवाल का सिद्धार्थ को सोना और आदिश की तरह देखते हुए उन्हें सोफे पर बैठने का कहते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ अपने छोटे से फैमिली के साथ सोफे पर बैठ जाता है। अब सिद्धार्थ अपने गहरी नज़र से मिस्टर जायसवाल और उनके पत्नी को ही देख रहा था, तो वही मिस्टर जायसवाल सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर बड़े से मुस्कुराहट में बोले, मिस्टर सिंघानिया, हमें अच्छा लगा कि आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए हैं। वैसे हमने सुना है कि आप अपनी फैमिली को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, और हम जानते थे कि आप अपनी फैमिली के साथ ही यहाँ आएंगे, इसलिए हमने आपकी सेफ्टी और आपकी फैमिली के सेफ्टी के साथ साथ आज का लंच भी यहीं पर प्रिपेयर करवाया है, तो आप लंच करके ही जाएगा। मिस्टर जायसवाल की बात सुनकर सिद्धार्थ पर अपने पल के झुका देता है, जैसे वह मिस्टर जायसवाल की बात मान रहा हो। अभी वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी एक बार फिर से प्राइवेट रूम का डोर ओपन होता है और सबकी नजरें डोर की तरफ से चली जाती है, जहां पर ब्लू कलर के फॉर्मल बिजनेस सूट में, पैरों में लेदर शूज और हाथों में डायमंड और वॉच, बालों को एलिगेंट लिस्ट सेट किए हुए आरिश खड़ा था। उसने अपने आंखों पर गॉगल्स लगा रखा था, जो अंदर के नज़ारे को देखते हुए वह तुरंत ही हटा देता है और उसकी नजरें अब सीधा सोना के ऊपर जाती है, जो कि अपनी बड़ी बड़ी नजरों से उसे ही देख रही थी। सोने के नजरों को अपने ऊपर पाते ही आरिश के दिल में एक अजीब सी हलचल उठाती है
और वह एक टक सोना की तरफ देखने लगता है। वही मिस्टर जायसवाल जैसा ही आरिश को देखते हैं, वह तुरंत एक बार फिर से अपनी जगह से खड़े होते हैं और वह अपने कदम दरवाजे की तरफ बढ़ा देते हैं और वह आरिश के सामने आकर खड़े होते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टफुली आरिश को ग्रीट करते हैं, जिससे आरिश का ध्यान एकदम से टूटता है और वह मिस्टर जायसवाल की तरफ देखने लगता है और फिर वह भी रिस्पांस में मिस्टर जायसवाल को ग्रीट करता है और फिर वह उनके साथ अंदर आता है और सोना के सामने वाले सोफे पर बैठ गया था, जिससे उसकी नजरें बार बार ना चाहते हुए भी सोना के ऊपर ही जा रही थी। वहीं सोना के चेहरे पर एक प्यार से मुस्कुराहट थी, जो कि अपनी गोद में बैठे अपनी नन्ही सी पंखुड़ी के साथ खेलते हुए आ रही थी। और सोने के स्माइल को देखते हुए बारिश की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, जिसे उसने बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रखा था, वह सोने की तरफ देखते हुए बार बार बदल रहे थे। इधर मिस्टर जायसवाल सिद्धार्थ और आरिश दोनों की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने जो प्रोजेक्ट की डील दोनों के सामने रखे थे, उन दोनों ने ही उसे एक्सेप्ट किया था और दोनों ही एक साथ काम करने को भी तैयार हो गए थे, जो उनके लिए सोने पर सुहागा जैसा काम कर रहा था। और आज उसी दिन के फाइनल के लिए वह तीनों एक साथ मिले थे, पर आरिश उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी किसी सिद्धार्थ सोना को भी लेकर यहाँ पर आएगा। वही सोना जो कि सारी बातें सुन रही थी, पर उसका ध्यान अपने दोनों बच्चों के ऊपर ही था। उसने बस एक बार ही आरिश को देखा था, वो भी एक अजनबी की तरफ। उसके बाद से वह एक बार भी अपने नजर उठाकर आरिश की तरफ नहीं देख रही थी, जिसे देखते हुए आरिश के दिल में एक अजीब सी चुभन हो रही थी। आर्या, जिसकी नजरें उस पर से हटती नहीं थी, आज वो उस नजर तक नहीं मिल रही हैं और इस चीज का दर्द आज के चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। आरिश अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी नजरें सोने से फेर कर मिस्टर जायसवाल की तरफ देखने लगता है। वहीं मिस्टर जायसवाल अब आरिश और सिद्धार्थ से बातें करने लगते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड। वहीं मिस्टर जायसवाल की बीवी वह सोने के साथ बातें करने में व्यस्त हो जाती है। उन्हें सोना बहुत ही प्यारी लग रही थी और सोने की बातें तो और भी प्यारी थी। सोना की हरकतें बिल्कुल बच्चों की तरह थी, जो कि उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा था। कुछ देर के लंबे डिस्कशन के बाद मिस्टर जायसवाल आरिश और सिद्धांत की तरफ देखते हुए बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोले, अब हमें लगता है कि हमारी मीटिंग्स पूरी हो चुकी है और वैसे भी आप अपनी वाइफ के साथ आए हैं तो उन्हें भी भूख लग रही होगी और फिर बच्चे भी इतनी देर से बैठे हुए हैं तो उन्हें भी भूख लगी रही होगी। ये बात मिस्टर जायसवाल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कही थी। मिस्टर जायसवाल की बातें सुनकर सिद्धार्थ एक नज़र सोने की तरफ देखता है और फिर अपने बच्चों की तरफ देखता है, जो कि सभी का मुंह उतरा हुआ था और वह सभी उदास नजरों से सिद्धार्थ की तरफ से देख रहे थे। भले ही उन लोगों ने एक बार भी उसे मीटिंग के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया था, पर सिद्धार्थ भी इस मीटिंग और डिस्कशन में इतना ज्यादा खो गया था कि उसने भी ध्यान नहीं दिया था। और अब जब मिस्टर जायसवाल की बातें उनके कानों में पड़ रही थी, तब उसे एहसास हो रहा था कि इस मीटिंग की वजह से अपनी बीवी और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दिया था, जिसके वजह से वह सोना के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से उसके बालों को सहलाते हुए बोला, आई एम सॉरी वाइफी, यह आखिरी गलती थी, आगे से नहीं करूंगा। सिद्धार्थ के मुंह से सॉरी सुनकर सोना अपने सर को उसके कंधे पर टिका देती है। वही मिस्टर जायसवाल मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ और सोना की तरफ देख रहे थे। सोना उन्हें बड़ी प्यारी लगी थी और वहीं सिद्धार्थ का जेस्चर यह भी बहुत स्वीट था। भले ही सिद्धार्थ दुनिया वालों की नज़रों में जैसा भी हो, पर वह अपनी बीवी के लिए बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और काइंड हार्टेड था। ये बात उन्हें अभी अभी समझ में आ ही गई थी जब सिद्धार्थ के मुंह से उन्होंने सॉरी सुना था, पर इन सब की बातें तो अलग थी। इधर आरिश का कलेजा फटा जा रहा था। सोना को सिद्धार्थ के इतने करीब देखकर उसकी आंखों की उदासी है उसके चेहरे पर अब नजर आने लगी थी, पर वह इतना बेबस था कि सिवाय गुस्से के घूंट पीने के अलावा वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके मुठिया आपस में कसी हुई थी और इस वजह से उसकी आंखें भी धीरे धीरे लाल होने लगी थी, पर वह मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वही आरिश के फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन देखकर मिस्टर जायसवाल तुरंत ही आरिश के हाथों पर अपना हाथ रखते हैं, जिससे आरिश का ध्यान तुरंत ही मिस्टर जायसवाल के ऊपर चला जाता है। तब जाकर मिस्टर जायसवाल धीरे से आरिश की तरफ देखते हुए पूछते हैं, मिस्टर आर्यन, क्या आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है? हमें आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या कोई दिक्कत है? मिस्टर जायसवाल के ऐसे पूछने पर आरिश की नजरें सीधा सोना के ऊपर जाती हैं, जो कि सिद्धार्थ के कंधे पर अपने छोटे से सर को रब कर रही थी और उसकी इस क्यूटनेस की तरफ देखते हुए आरिश की आंखों में जहां एक चमक थी वही एक दर्द भी नजर आ रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ की जगह वह खुद नहीं था, उसकी जगह सिद्धार्थ ने ले रखी थी। वही दोनों बच्चे जो कि इतनी देर के मीटिंग को सुनने के बाद काफी सुस्त पड़े हुए थे, वह दोनों सोफे से अपना सिर टिकाए टुकुर टुकुर सबकी तरफ देख रहे थे। पंखुड़ी बहुत ही ज्यादा आलसी जैसे बिहेव कर रही थी, पर वही आदिश वह अभी तक एनर्जेटिक दिख रहा था और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर कोई वैसे थे जैसे अभी अभी आरिश के चेहरे के एक्सप्रेशन थे। वह किधर भी ध्यान नहीं दे रहा था, वह बस सामने की तरफ देख रहा था। बार बार आदिश की नजरें आरिश के ऊपर जा रही थी और आरिश की तरफ ना जाने क्यों पर उस छोटे से बच्चे को भी उसकी तरफ खिंचाव महसूस हो रहा था, पर वह अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ जा नहीं रहा था, बल्कि वह खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था। वही आरिश की नजरें तो सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी। आरिश सामने के नज़ारे को देखते हुए धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। चाहे कुछ न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का।
आरिश के चेहरे पर एक हल्के से स्माइल थी और स्माइल की वजह उसकी आर्या थी, जो उसे कॉलेज में पहली बार बचकानी हरकतें करते हुए मिली थी। वह इस समय उसके बंद आंखों के पीछे वो नज़ारा रील की तरह घूम रही थी, और उसका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा और उसकी आंखों की वह गहराई जिसमें आरिश साफ अपने लिए प्यार देख सकता था। खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। आरिश से प्यार करने का दावा एक वक्त था जब आर्या ने खुद किया था। उस वक्त आरिश ने आर्या को उसके बचपन का नाम देकर इनकार कर दिया था। पर आज आरिश को वह दिन याद आता है तो उसे ऐसा लगता है, काश काश उसने उस दिन आर्या को उसके बचपन का नाम देकर इनकार न किया होता तो आज उसकी जिंदगी इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत होती, जितना उसने कभी सोचा भी नहीं था। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तान। कोई शख्स है। आरिश धीमी से अपनी आंखें खोलता है और फिर एक बार उसके नजरों के सामने आर्या का वह छोटा सा चेहरा नजर आता है, पर इस समय आर्या के नजरें उसे पर नहीं थी बल्कि किसी और पर टिके हुए थे, और उसकी वो बड़ी बड़ी झुकी पलकें जिसने उसकी आंखों को ढक रखा था, जिन आंखों में वो अब कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता था, जो कि इन दिनों तेरे ज़हन दिल पे है छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तान। आरिश आर्या की उन हरकतों को देख रहा था जो कि वह सिद्धार्थ के साथ कर रही थी, कभी अपने छोटे से चेहरे को सिद्धार्थ के कंधे पर रब करना तो कभी सिद्धार्थ की उंगलियों के साथ खेलना। ये बचकानी हरकतें उसके दिल की गहराइयों में उतरती जा रही थी। ये देखने के बाद उसे लग रहा था कि हाँ, उसकी 8 साल पहले वाली आर्या उसकी आंखों के सामने हो। तेरी जुल्फ जब भी बिखर जाती है ए हंसी तू हंसी और हो जाती है, जो किताबों में पढ़ते रहे आज तक वो पारी हमको तुझमें नजर आती है। सिद्धार्थ की नजरें भी सोना के ऊपर ही टिकी हुई थी। वह सोना की इन बचकानी हरकतों पर गहरी सांस लेते हुए बस अपने सर को हिला रहा था, और वह सोना के चेहरे पर बिखरे और बालों को उसके कान के पीछे कर रहा था, पर बार बार वह जाकर उसके चेहरे को ढक रहे थे, जैसे मानो वह आज उसके चेहरे से दूर जाने को तैयार हो ही ना। तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी ही यादों। सिद्धार्थ की उंगलियों को सोने के गालों पर थिरकते देखकर आरिश के दिल में एक टिच सी उठ रही थी। जो लड़की उसकी बाहों में सबसे सेफ महसूस करती थी, आज वह किसी और से लिपट रही है, क्योंकि आरिश ने खुद ही उसे यह महसूस करवाया है कि वो उसके साथ सेफ नहीं है। मैं निगाहों में रहना मुझे हरदम सदा, तेरी ही बाहों में पनाहों में रहना मुझे हरदम सदा, चाहे कुछ न कहना, भले चुप तू रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। आरिश अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिया सोना को ही एक तक नहर जा रहा था, शिवाय सोने के चेहरे को देखते रहने के अलावा, शिवाय सोना के इन क्यूट से हरकतों को अपने दिलो जहन में बसाने के अलावा वो बस खुद को बेबस महसूस कर सकता था। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तान। कोई शख्स है जो कि इन दिनों तेरे ज़हन दिल पे है छा गया। तेरी झुकी नजर, तेरी हर अदा मुझे कह रही है ये दास्तान। आज आरिश की जगह सिद्धार्थ ने ले ही ली थी। जो लड़की कभी उसके ऊपर से हटने को तैयार नहीं होती थी, आज उसके जहन में उसका नामो निशान नहीं था, बल्कि उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। आरिश अपने खोए हुए अंदाज में भी सामने की तरफ ही देख रहा कि तभी मिस्टर जायसवाल और आदिश की आवाज से उसके ध्यान टूटता है, और वह तुरंत अपना सर घुमाकर आदिश की तरफ देखता है, जो कि अपनी जगह से उठाते हुए उसके पास आ चुका था। आदिश को अपने पास आया देखकर आरिश धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, व्हाट हैपन लिटिल वैम्पायर। आरिश के मुंह से अपने लिए लिटिल वैम्पायर सुनकर आदिश अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट लाता है, और वह आरिश की तरफ देखते हुए अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ाते हुए आरिश के गोद में चढ़ते हुए बोला, नथिंग मिस्टर बिग वैम्पायर। उस छोटे से बच्चे की बात सुनकर आरिश को हंसने का मन कर रहा था। जहां अब तक सोना की तरफ देखते हुए उसके चेहरे में एक उदासी छाई हुई थी, जहां उसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, वहां ये बच्चा उसके लिए एक रोशनी की किरण बनकर उसके पास आया था। इस बच्चे को अपने सीने से लगाने के बाद आरिश को ऐसा लग रहा था जैसे यह उसका ही अंश हो, पर ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं था, ये बात आरिश जानता था। इस टाइम मिस्टर जायसवाल अपनी पत्नी की तरफ कुछ इशारा करते हैं, और फिर वह अपनी जगह से उठाते हुए खाने की टेबल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोले, क्यों मिस्टर सिंघानिया और मिस्टर आर्यन, आप लोगों को भूख नहीं लग रही है? खैर, आप लोग जवान इंसान हैं, आप लोगों की अभी जवानी बहुत तंदुरुस्त है, हमारे जैसे बूढ़े लोगों को जल्दी जल्दी भूख लगती है। वेल, आप अगर चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिस्टर जायसवाल की बात सुनकर सोना तुरंत ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखने लगती हैं। वहीं सिद्धार्थ सोना के हरकत को देखकर तुरंत सोने के सर को नीचे करता है और फिर उसे अपनी आंखें दिखाता है, तो बदले में सोना भी सिद्धार्थ को अपनी आंखें दिखाने लगती, जिसे देखकर सिद्धार्थ एकदम से अपने सर को झटकता है और फिर उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, वाइफी यहाँ पर नो मस्ती, चलो अब जल्दी से लंच कर लो, फिर हमें घर भी जाना है। सिद्धार्थ के बात पर सोना अपने छोटे से सर को हाँ में हिलाती हैं, और उसके बाद वह पंखुड़ी की तरफ देखती हैं, जो कि चुपचाप आलसी बिल्ली के बच्चे की तरह सोफे पर बैठी हुई थी। ना जाने उसे कितने दुख दे दिए थे सिद्धार्थ और सोना ने मिलकर, उसके चेहरे की स्माइल तो पूरी तरह से गायब हो ही गई थी। पूरा चेहरा फुलाए हुए शांति से बैठी हुई थी। पंखुड़ी की तरफ देखते हुए सोना एकदम से अपनी जगह से उठ सिद्धार्थ की दूसरी तरफ जाकर बैठ जाती है, और फिर सिद्धार्थ के चेहरे को पकड़कर वो पंखुड़ी की तरफ घूमते हुए बोली, अब आप ही उसे मनाइए, क्योंकि आपने इतनी देर मीटिंग की थी जिसकी वजह से वह नाराज हुई है।
सोने की बात सुनकर सिद्धार्थ अपनी बेटी की तरफ देखता है और उसके नाराजगी जताने के स्टाइल को देखकर वह अपना सिर हिलाते सिद्धार्थ अपने हाथ बढ़ाकर पंखुड़ी के हाथों को पकड़ने की कोशिश करता है। पर पंखुड़ी एकदम से उछलते हुए सोफे से उतरती है और फिर वह अपने भाई की तरफ भागती है, जो कि इस समय आरिश के गोद में बैठा हुआ था। दोनों बच्चों को सिद्धार्थ आरिश के पास देखकर गहरी सांस लेता है और फिर अपनी जगह से उठकर सोना के हाथों को थमते हुए आरिश की तरफ देखकर बोला, मिस्टर आर्यन, अब आप ही संभालिए मेरे तूफान एक्सप्रेस को और चलिए लंच कर लीजिए। सिद्धार्थ की बात सुनकर आरिश उसकी तरफ कठोर नजरों से देखता है, पर वह कुछ कहता नहीं, उल्टा वह पंखुड़ी को भी अपना हाथ फैलाकर उसे अपनी गोद में बिठा लेता है, जिससे पंखुड़ी के चेहरे पर एक बड़े से स्माइल आ जाती है। ऐसे तो पंखुड़ी जल्दी किसी के गोद में जाती नहीं थी, पर न जाने क्यों ये दोनों बच्चे आज आरिश बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी, इसलिए दोनों खामोशी से जाकर उसकी गोद में बैठ भी गए थे। सिद्धार्थ के जाने के बाद आरिश दोनों बच्चों को लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है और टेबल पर आकर बैठने के बाद सभी खुद ही अपने अपने प्लेट में खाना सर्वेंट करते हैं, क्योंकि मिस्टर जायसवाल ने सर्वेंट को नहीं बुलाया था और वह नहीं चाहते थे कि उनके इस प्रेशियस मोमेंट को कोई किसी भी तरह से डिस्टर्ब करे। वहीं सिद्धार्थ अपना खाना सर्वे करने के बाद सोना की प्लेट में भी खाना साफ करता है और फिर वह जैसे ही पंखुड़ी की प्लेट में खाना सर्व करने को होता है, पंखुड़ी तुरंत अपने प्लेट को खींचकर आरिश की तरह बढ़ा देती है, जिसे देखकर आरिश के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह तुरंत अपना खाना सर्व करना छोड़कर अपने हाथ को बढ़ाकर पंखुड़ी के बालों को सहलाता है, जिससे पंखुड़ी अपने छोटे छोटे खरगोश जैसे दांत दिखाते हुए मुस्कुराने लगती है। वही पंखुड़ी के हरकत को देखकर सोना हैरान थी। अब सोना अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरिश की तरफ देखने लगी तो आरिश भी यह महसूस कर चुका था कि सोना उसे ही देख रही है, पर वह अपनी नज़र उठाकर उसकी तरफ नहीं देख रहा था, क्योंकि जायसवाल उसके नज़रें सोने से मिलती थी। उसके जहन में एक अजीब सी दर्द की लहरें दौड़ जाती है, जो उसके बाद आरिश से बाहर होने लगती थी। वही सोना अपने टिमटिमाती आंखों से तब तक आरिश को देखती है जब तक आरिश आदिश और पंखुड़ी के प्लेट में खाना सर्व करके उन्हें खाने का इशारा नहीं करता है। जैसे ही बच्चे खाना शुरू करते हैं, सोना भी अपना खाना खाना शुरू कर देती है। इधर मिस्टर जायसवाल उन दोनों प्यारे प्यारे बच्चों की तरफ देख रहे थे, जो कि एक बार भी उनके पास आने को तैयार नहीं हो रहे थे, पर आरिश के पास दोनों जाकर बैठे हुए थे। ये देखकर मिस्टर जायसवाल को थोड़ा सा जलन भी हो रही थी, क्योंकि सिद्धार्थ के बच्चे इतने क्यूट थे कि उन्हें देखने के बाद किसी का भी मन करने लगे कि हाँ, एक बार वह उसे अपने गोद में जरूर ले। पर बच्चे इतने शैतान थे कि गोद में आए तब तो थोड़ी देर के बाद सबका लंच खत्म होता है, तब सब वापस से हाल में आकर बैठते हैं, जिसके बाद सोना और बच्चे दोनों हेल्स आने लगे थे। जिसे देखते हुए सिद्धार्थ मिस्टर जायसवाल की तरह देखते हुए बोला, मिस्टर जायसवाल, हमें लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। मिस्टर जायसवाल सिद्धार्थ की बात सुनकर एक नज़र सिद्धार्थ की तरफ देखती हैं और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखते हुए वह उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, जिनके बाद वो अपने सर को हिलाते हुए सिद्धार्थ को जाने की बात पर एग्री हो जाती हैं। सिद्धार्थ अब सोना और बच्चों के साथ अपनी जगह से उठता है और फिर वह उसमें 3 रूम से बाहर जाने लगता है। वही जाते जाते सोना की नज़रें एक बार आरिश से टकराती हैं। इसके बाद आरिश गौर से सोना के नज़रों में देखने लगता है। वही सोना भी बहुत ही ध्यान से आरिश की तरफ देख रही थी, जैसे वह जानने की कोशिश कर रही हो कि आखिर वो आरिश की तरफ बार बार देखने के लिए मजबूर क्यों हो रही है। वहीं आरिश सोना की आंखों में देख रहा था, जैसे वह सोने की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो कि आखिर क्यों सोना की आंखों में अपने लिए एक अजनबी सा एहसास देख रहा था। सोना का यूं उसे देखने के बाद भी ऐसे रिएक्ट करना जैसे वह उसे जानती नहीं है, एक बार भी उससे बात करने की कोशिश ना करना। सोना के चेहरे के एक्सप्रेशन ना बदलना बल्कि अपनी ही बच्चों वाले हरकत में बिजी रहना कहीं ना कहीं आरिश को अब शक के कटघरे में ला रहे थे। ऐसा भी क्या हुआ है सोना के साथ कि उसके लिए जिससे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी, उसके लिए उसके सारे एहसास तक मर चुके हैं। सिर्फ अजनबी के अलावा और कोई एहसास ही नहीं नजर आ रहे थे उसके आंखों में। सिद्धार्थ सोना और बच्चों के साथ जा चुका था, वही आरिश अपनी खाली नजरों से उन्हें जाता हुआ देखता रहता है। उन सबके जाने के बाद आरिश भी मिस्टर जायसवाल से विदा लेकर उस होटल से बाहर आ जाता है और होटल से बाहर आते ही उसके नज़रें सिद्धार्थ के जाते हुए कार पर जाती है और वह अपने नज़रें फेरकर अपने कार की तरफ बढ़ जाता है और आरिश स्टार्ट करके सीधा डार्क पैलेस की तरफ अपनी कार को बढ़ा देता है। थोड़ी ही देर में आरिश की कार पैलेस के आगे आकर रुकती है। आरिश कार को पार्किंग में खड़ा करता है और फिर वह घर से बाहर आकर सीधा पैलेस के अंदर आता है। वह जैसे ही पैलेस के अंदर आता है, उसके सामने ही उनसे काकी खड़ी दिख जाती है। काकी को हॉल में खड़ा देखकर आरिश अपने कंफ्यूजन नजरों से काकी की तरफ देखते हुए बोला, काकी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको कहा था ना कि दवाई लेने के बाद आप थोड़ी देर आराम कर लीजिएगा, मुझे आने में लेट हो जाएगी। क्या आपने मेडिसिन ली थी टाइम पर? आरिश के सवालों को सुनने के बाद काकी अपने नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती है, जिसे देखते हुए आरिश गहरी सांस लेता है और फिर काकी के हाथों को पकड़ते हुए उन्हें लेकर हॉल में आता है। पर जैसे ही वह हॉल में आता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने सोफे पर नेर और रेयान दोनों बैठे हुए थे। अपने मम्मी पापा को यहाँ पर देखकर आरिश जैसे झटका खा चुका था, क्योंकि रेयान जी कहकर गए थे कि वह अब इस घर में कदम नहीं रखेंगे और अभी एक दिन ही बीते थे और वह वापस से यहाँ आए थे। आरिश काकी की तरफ देखता है और फिर वह अपनी आंखों के इशारे से ही उन्हें कमरे में जाने को कहता है।
और खुद कर उनके सामने सोफे पर बैठ जाता है और फिर अपने शांत नजरों से अपने पापा की तरफ देखने लगता है, जिसे देखते हुए रेयान जी तुरंत ही अपने गले को साफ करते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोले, आरिश मैं जानता हूँ कि मैं कल ये कहकर गया था कि मैं कभी अब तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा, पर आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही। तुम्हारी माँ ने मुझे बताया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। मैं बस वही चाहता हूँ कि तुम इन सारे चीजों को छोड़ दो, क्योंकि तुम जो करने जा रहे हो वह गलत है। वह बच्ची अपनी जिंदगी में आगे बढ़ कर चुकी है और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वह बच्ची हमारी आर्या ही है। ये भी हो सकता है कि बस उसकी शक्ल ही हमारे बच्ची से मिलती हो, ये कहीं से भी तो प्रूफ नहीं है कि वह हमारी आर्या है। और अगर वह हमारी आर्या रहती तो इतनी बार तुम उसके नजरों के सामने गए हो, एक बार तो जरूर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए कोई एहसास दिखे हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि आज भी तुम मुझसे मिलकर आ रहे हो। क्या आज भी तुम्हारे उसकी आंखों में कोई इमोशन देखे हैं? क्या आज भी तुम्हें उसकी आंखों में कोई एहसास दिखे? नहीं ना, तो क्यों उसे बच्चों को अपनी जिंदगी में लाने के जिद पर अड़े हो? अपने पापा की बात सुनकर आरिश खामोशी से उनकी तरफ कुछ पल देखता है और फिर वह अपने गहरी सांस लेते हुए बोला, पापा जरा आप इस बात को गौर से सोचिएगा। मान लीजिए अगर मेरी बटरफ्लाई की जगह माँ होती तो क्या आप मम्मा को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश नहीं करते? आप भूल जाते, मम्मा को खुश देखकर भुला देते आप अपने प्यार को किसी और की खुशी के लिए? क्या तड़प कर रह जाते हैं आप मम्मा के बिना? आरिश की बात सुनकर रेयान का चेहरा काला पड़ चुका था। वह एकदम से नूर जी की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों के इमोशंस बता रहे थे कि वह ऐसा कभी नहीं होने देंगे और वह ऐसा कभी बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। आरिश अपने पापा के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए हुए बोला, आप ऐसा कभी नहीं कर पाते तो फिर आप मुझे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं बटरफ्लाई को भूलकर से किसी और के साथ जिंदगी जीने का मौका दे दूं? कैसे जीऊंगा मैं उसके बिना? आरिश बातें सुनने के बाद अब रेयान जी के पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। रेयान जी थोड़ी देर तक यूं ही खामोश रहती हैं, उसके बाद वह नूर की तरफ देखते हैं तो नूर जी भी भरी नजरों से आरिश की तरफ देख रही थी। वह कुछ भी कह नहीं रही थी। अब रेयान गहरी सांस लेती हैं और फिर वह अपनी जगह से उठते हुए आरिश की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है तो तुम्हें जो करना है तुम करो, पर इस सब की वजह से हमारी बच्ची को तकलीफ नहीं होना चाहिए। एक बार पहले ही उसे तुमने बहुत तकलीफ दे दिया और अगर इस बार तुमसे तकलीफ देने की कोशिश करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पापा की बात सुनकर आरिश के चेहरे पर एक हल्के से स्माइल आ जाती है और फिर वह तुरंत ही अपने सर को हिलाते हुए अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए डैड, मैं इस बार उसे किसी भी कीमत पर हट नहीं करूंगा। इस बार मेरी तरफ से उसकी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे। आरिश की बात सुनने के बाद रेयान जी अब अपने कदम डाक पैलेस से बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। रेयान को जाता हुआ देखकर आरिश एकदम से बोला, काफी लेट हो चुका है, आज रात यहीं रुक जाए। आरिश की बात सुनकर रेयान जी के जाते कदम रुक जाते हैं और फिर वह आदिश की तरफ देखते हैं और अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोले, मैं सुबह तुम्हारी माँ को लेने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रोक सकता। अपने पापा की बातें सुनकर आरिश की आंखों में एक अजीब सी उदासी छा जाती है, क्योंकि आरिश समझ रहा था कि रेयान यहाँ क्यों नहीं रुकना चाहते हैं। और उन चीजों को समझते हुए उसकी आंखों के इमोशन बता रहे थे कि उसे सच में इस चीज का बहुत ज्यादा पछतावा है। आरिश बस अपने सर को हिलाता है और फिर अपने माँ की तरफ देखता है, जिसके बाद रेयान वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आरिश अपनी माँ के पास आता है और उनके हाथों को पकड़ते हुए उनके पास बैठ जाता है तो नूर जी अपनी शांत सी आवाज में बोली, इस बार अपने पापा का भरोसा मत तोड़ना आरिश है। अपनी माँ की बात सुनकर आरिश नूर जी के गोद में अपना कर रखते हुए अपने शांत आवाज में बोला, बिल्कुल भी नहीं। अगली सुबह आरिश ऑफिस जाने के लिए तैयार था। ब्रेकफास्ट टेबल पर नूर ब्रेकफास्ट कर रही थी। वह जैसे ही आरिश को रेडी होकर कमरे से बाहर आता हुआ देखती है, वो तुरंत ही आरिश को आवाज लगती है, पर आरिश अपनी माँ की तरफ आने की बजाय उनकी तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वरना मैं पक्का आपके साथ ब्रेकफास्ट करके ही ऑफिस जाता। पर चिंता मत कीजिए, मैं शाम को जल्दी ही आ जाऊंगा। अगर आप यहाँ रही तो ठीक है, वरना मैं आर्यन पैलेस आऊंगा आपके साथ डिनर करने के लिए, ओके। आरिश की बात सुनकर नूर लाचारी से अपना सिर हिला देती है। वही आरिश अपनी बात कहकर सीधा डाक पैलेस से बाहर निकल आता है और वह सीधा पार्किंग में जाता है, क्योंकि आज वह खुद ही अपनी कार को पार्किंग से बाहर लेकर आता है। क्योंकि आज आरिश खुद ही घर को ड्राइव करके जाने वाला था, आज उसका ड्राइवर के साथ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अपनी कार को पार्किंग से बाहर निकालने के बाद आरिश सीधा अपनी कंपनी की ओर बढ़ जाता है। थोड़ी ही देर में आरिश की कार उसके कंपनी के आगे आकर रुकती है। आरिश अपनी कार को पार्क करता है और कार से बाहर आने के बाद वह पार्किंग से ही अपना प्राइवेट लिफ्ट यूज करते हुए सीधा अपने केबिन में चला आ रहा है। आरिश को अभी अपने कैबिन में आए कुछ पल ही बीते थे कि तभी केबिन का डोर लॉक होता है और अपनी नजर उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखता है और फिर वह गहरी सांस लेते हुए बाहर खड़े शख्स को अंदर आने की परमिशन दे देता है। आरिश की परमिशन मिलते ही बाहर खड़ा राघव अंदर आता है। राघव अंदर आते ही आरिश को उसका आज का पूरा शेड्यूल बताता है और फिर वह खामोशी से आरिश के कुछ कहने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि आज बारिश को सिंघानिया कॉरपोरेशन जाना था, क्योंकि आज सिद्धार्थ ने अपने ऑफिस में ही मीटिंग रखवाई थी।
सिंघानिया कॉरपोरेशन जाने के बाद सुनकर आरिश के आईब्रो सिकुड़ जाते हैं, पर अगले ही पल उसके आंखों में एक अजीब से इमोशन आ जाते हैं और फिर वह राघव की तरफ देखते हुए अपने सर को हिला देता है। राघव जैसे हैं आरिश को हमी भरते देखता है, उसे थोड़ा हैरानी भी होती है क्योंकि आरिश जैसा इंसान किसी के ऑफिस जाना पसंद नहीं करता था, पर यहाँ तो वह एक बार में ही सिद्धार्थ के ऑफिस जाने के लिए मान गया था। राघव को तो सिर्फ यह मीटिंग अरेंज करवाने से मतलब था, इसलिए वो आरिश से परमिशन लेकर आरिश के केबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद आरिश तुरंत ही अपना फोन निकलता है और फोन अनलॉक करते ही सामने आर्या का चेहरा देखते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह तस्वीर को गौर से देखते हुए बोला, मैं आ रहा हूँ वाइफी, बस तुम इंतजार करना। आरिश अपनी चेयर से उठता है और सीधा अपने केबिन से बाहर अपने कदम बढ़ा देता है। आरिश नीचे ग्राउंड फ्लोर पर जाता है और आज आरिश को देखते हुए सभी की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी थी, क्योंकि आरिश जिसके चेहरे पर हमेशा कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते थे, उसके चेहरे पर आज एक स्माइल थी। भले ही वो स्माइल बहुत ही छोटी थी, पर वह इतना थी कि नोटिस करने के लिए काफी थी। आरिश बिना किसी पर ध्यान दिए सीधा ऑफिस से बाहर चला जाता है। वहीं आरिश के जाते ही ऑफिस में अब गॉसिप्स होने शुरू हो जाते हैं। वही इन सबसे अनजान आरिश जैसे ही ऑफिस से बाहर अपने कदम रखता है, उसकी कारण पहले से तैयार बाहर खड़ी थी और इस जैसे ही ऑफिस से बाहर आता है, ड्राइवर तुरंत कार से बाहर आकर आरिश के लिए दरवाजा खोलता है, जिसके बाद आरिश जाकर कार में बैठता है और उसके कार में बैठते ही कार अपनी मंजिल की ओर रवाना हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बारिश की कर एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकती हैं। आरिश अपने कार से बाहर आता है और अपने सर को उठाकर उस पूरे बिल्डिंग को बहुत ही गौर से देखता है। बिल्डिंग की ऊंचाइयां इतनी थी, ऐसा लग रहा था मानो वो आसमान को छूने वाले हो। पूरे बिल्डिंग के विंडो को कांच से बनाया गया था, जिससे बाहर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा बिल्डिंग ही कांच का हो और सूरज की पड़ती रोशनी जो कि रिफ्लेक्ट हो रही थी, पूरे बिल्डिंग को किसी हीरे की तरह शाइन दे रही थी। आरिश पूरे बिल्डिंग को देखने के बाद टॉप पर लिखे नाम को देखता है, सिंघानिया एंटरप्राइजेज। इस नाम को पढ़कर सिद्धार्थ के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपने कदम सीधा बिल्डिंग के अंदर बढ़ा देता है। वही जैसे ही वह कंपनी के अंदर इंटर करता है, एंट्रेंस पर ही सिद्धार्थ का असिस्टेंट आर्यन तुरंत है आरिश को देखकर ग्रीट करता है। आरिश एक नज़र आर्यन की तरफ देखता है और वह भी अपने सर को बस हाँ में दिला देता है, जिसके बाद आर्यन आरिश को लेकर सीधा मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। वही आरिश जाते हुए हर तरफ अपने तिरछी नजरों से देख रहा था। वही सिद्धार्थ के ऑफिस के लड़कियां जो कि जाते हुए आरिश को देख रही थी, आरिश की तरफ देखते हुए वह सभी को गॉसिप करने लगी थी। एक तो पहले से ही इस कंपनी कैंपस इतना हैंडसम बांधा था और अब उसके पार्टनर्स भी इतने हैंडसम होने लगे, तो भला वो लोग काम कैसे करेंगे। उन सभी की नजरें आरिश पर ही टिकी हुई थी, पर आरिश सामने की तरफ देखा हुआ सीधा आर्यन के साथ जा रहा था। थोड़ी ही देर में आरिश मीटिंग रूम में मौजूद था। हालांकि आज उसे कुछ ज्यादा खास डिस्कशन नहीं करना था, उन्हें बस किसे कितना पैसा लगाना है और कब ये प्रोजेक्ट शुरू करनी है, इस बारे में बातें करनी थी, जिसकी वजह से बस आधा घंटा का काम था। और यह बात है कॉल पर भी हो सकती थी, पर सिद्धार्थ ने जब प्रपोज भेज दिया था कि वह अपने ऑफिस में अपने मीटिंग करना चाहता है, तो आरिश ने भी मन नहीं किया। आरिश को मीटिंग रूम में बैठने के बाद आर्यन तुरंत ही सिद्धांत के केबिन में जाता है और उसके बाद वो सिद्धार्थ के साथ मीटिंग रूम में आता है। वो दोनों जैसे ही आते हैं, उनकी नज़र आरिश पर जाती है जो कि अपने फ़ोन में गेम था। आरिश को अपने फ़ोन में बिजी देख सिद्धार्थ अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट लिए जाकर आरिश के सामने बैठता है और फिर आरिश की तरफ देखते हुए बोला, लगता है मिस्टर आर्यन आपको काम से ज़्यादा मोबाइल देखना पसंद है। सिद्धांत की यह बातें सुनकर आरिश तुरंत अपनी नज़रें उठा के सिद्धार्थ की तरफ देखता है और फिर स्माइल करता है और अपने फ़ोन को बंद करके वही साइट ऊपर टेबल पर रखता है। फिर अपने हाथों को टेबल पर रखकर हल्के से सिद्धार्थ की तरफ झुकते हुए बोला, और मुझे लगता है आपको अपने काम से ज़्यादा दूसरों के कामों में टांग अड़ाना पसंद है। आरिश की बात सुनकर सिद्धार्थ एकदम से अपने चेयर पर पीछे होता है और फिर अपनी घूरते हुए नज़रों से आरिश को ही देखता है। वही आरिश भी अपनी घूरती हुई नज़रों से उसे ही देख रहा था। उन दोनों के बीच के माहौल को देखकर आर्यन अपना सिर पीट लेता है। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि ऐसे ही कुछ होने वाला है, पर अब वो ये सोच रहा था कि वो इस सिचुएशन को कैसे संभाले, क्योंकि जिस तरह से ये दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो ये दोनों एक दूसरे को कच्चा ही चबा जाएंगे। अभी आर्यन अपना दिमाग लगा ही रहा था कि तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन साउंड होता है। आर्यन तुरंत है अपना फ़ोन निकाल कर देखता है और जैसे ही वो स्क्रीन पर शो हो रहा है मैसेज को देखता है और फिर वो डरते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, लेडी बॉस ऑफिस आ रही हैं। आर्यन की बात सुनकर सिद्धार्थ की आंखें एकदम से हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और फिर वह आर्यन की तरफ देखते हुए सवाल करता है, वह ऑफिस क्यों आ रही है? सुबह तो उसने कहा था कि वह नहीं आना चाहती है, फिर अचानक से वह ऑफिस? क्या वह अकेले आ रही है? क्या गार्ड है उसके साथ? सिद्धार्थ के माथे पर अब चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आने लगी थी। वही आरिश सिद्धार्थ के हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। सोने के आने के बाद पर सिद्धार्थ का इतना ज्यादा टेंस हो जाना कि वह गार्ड के साथ आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीज आरिश को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, पर वह खामोशी से सिद्धार्थ को देख रहा था। तभी आर्यन अपने कंधे उचकाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोला, हमें नहीं पता, अभी अभी उन्होंने मैसेज छोड़ा है कि वह आकर सीधा आपसे मिलना चाहती हैं। सिद्धार्थ आर्यन की बातें सुनकर गहरी सांस लेता है
और फिर वो उसे देखते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और देखो वह कहाँ है, और उसे अपने साथ लेकर ही आना। सिद्धार्थ के बात सुनकर आर्यन तुरंत ही अपने सर को हिलाता है और फिर वह तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद सिद्धार्थ अब आरिश की तरफ देखता है और फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, मिस्टर आर्यन, हमें लगता है हम जिस बात को करने के लिए यहाँ पर आए हैं हम उसे बात को जल्दी से करें और फिर एक दूसरे को फ्री करें, क्योंकि इसके बाद हम दोनों को और भी इम्पोर्टेंस काम है। सिद्धार्थ की बातें सुनकर आरिश गहरी सांस लेते हुए टेबल पर अपनी उंगलियां टैप करते हुए बोला, यह मीटिंग आपने ही रखवाई है मिस्टर सिंघानिया, तो आप ही बताएं कि आपने ये क्यों रखवाई हैं और आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। आरिश की बातें सुनने के बाद सिद्धार्थ गहरी सांस लेते हुए अपने सर को हिलाता है और फिर वो आरिश की तरह देखते हुए अपनी डिस्कशन शुरू कर देता है, जिसे आरिश बहुत ही गौर से सुन रहा था और बीच बीच में बस सिद्धार्थ की बातें काटते हुए वो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू भी रख रहा था, जिसे सिद्धार्थ में मानते हुए एग्री कर रहा था। और थोड़ी देर यूं ही डिस्कशन के बाद फाइनली उनके बीच का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है और दोनों ही गहरी सांस लेते हुए अपनी अपनी चेयर पर पीछे की तरफ टिक कर बैठ जाते हैं। इसके बाद सिद्धार्थ अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर आरिश की तरफ अपने हाथ बढ़ाने में बोला, तो हम डील फाइनल समझे। इसके जवाब में आरिश भी अपनी जगह से खड़ा होता है और फिर सिद्धार्थ से अपने हाथ मिलाते हुए अपने सिर को हाँ हिला देता है। इसके बाद दोनों ही साथ में केबिन से बाहर आ जाते हैं। वह दोनों जैसे ही मीटिंग रूम से बाहर आते हैं वैसे ही सामने से गुस्से से तमतमाती तुम्हारी हुई सोना पर दोनों ही नजर पड़ जाती हैं। सिद्धार्थ सोना को लेकर जा चुका था। इधर आरिश सुबह सिद्धार्थ के ऑफिस से जा चुका था और आर्यन भी अपने केबिन में जा चुका था, पर इधर आरिश सिद्धार्थ के ऑफिस से निकलने के बाद अपने ऑफिस ना जाकर अपने कार को ड्राइव करते हुए सीधा बीच की ओर चला जाता है और थोड़ी ही देर में आरिश की कार समुद्र के किनारे आकर रुकती है। आरिश अपनी कार से बाहर आता है और अपनी शांत नजरों से उस समुद्र की लहरों की तरफ देखने लगता है और अपने मन में उठ रहे उन सवालों के लहरों को अपने अंदर दफन करने लगता है। आरिश उन समुद्र की लहरों को देख रहा था, जितनी तकलीफ उसे हो रही थी वह उस तकलीफ को बयां नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की कंपनी। सिद्धार्थ सोना को लेकर अपने केबिन में आता है। सोना अभी भी उसकी गोद में चढ़ी बैठी हुई थी, जिसे सिद्धार्थ समझ रहा था क्योंकि सिद्धार्थ की कुछ देर बाद एक मीटिंग थी और जब तक वह सोना को समझकर उसे शांत कराकर केबिन में नहीं बैठा देता है तब तक सोना उसे मीटिंग में जाने की परमिशन नहीं देने वाली थी। और सिद्धार्थ इस मीटिंग को नहीं छोड़ना चाहता था, जिस वजह से वो सोना को बहुत ही प्यार से समझा रहा था। सोना बच्चा, क्या बात है, क्या हुआ तुम्हें? अभी अभी तो मैंने अपने किए के लिए माफी मांगा है ना, माफ कर दो अपने प्यारे पति को प्लीज। सिद्धार्थ की बातें सुनने के बाद भी सोना उसे कोई जवाब नहीं देती। उल्टा वो चुपचाप सिद्धार्थ को ही टुकुर टुकुर देखे जा रही थी, जिसे देखकर सिद्धांत गहरी सांस लेता है और फिर वो उसके सर को सहलाते में बोला, ओके फाइन, आज शाम को बाहर चलेंगे डिनर के लिए, ओके। अब खुश? इतना सुनना था कि सोना के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और फिर वो तुरंत ही अपने सर को हाँ में हिला देती है। पर अब सिद्धांत के लिए ये भी परेशानी वाली बात ही थी, क्योंकि उसके नन्ही सी बेटी उसे बाहर का खाना जल्दी सूट नहीं करता था। उसे बहुत ही देखकर खिलाया जाता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो खाने में जिससे उसकी बेटी को तकलीफ हो जाए, जिसकी वजह से वो जल्दी बाहर जाना पसंद नहीं करता था। पर एक उसकी बीवी थी जिसे घर का खाना पसंद नहीं आता था। सोना के मानते ही सिद्धांत अब उसे अपने गोद से उतारकर अपने बगल में बैठता है और फिर उसके सर को सहलाते हुए बोला, वाइफी मेरी एक मीटिंग है, तुम 2 घंटे आराम से केबिन में बैठो, मैं बस यूं गया और मीटिंग करके आया, ओके ना? और अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा तो तुम आर्यन से कह देना, या फिर तुम चाहो तो इस ऑफिस को भी घूम सकती हो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ के एक स्टाफ को घूमने को कह देता हूँ, जिससे तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोना तुरंत ही अग्री कर जाती है, जिसके बाद से सिद्धार्थ प्यार से उसके माथे पर किस करता है। उसके बाद वह उठकर केबिन से बाहर चला जाता है। सिद्धार्थ के जाने के कुछ पल बाद ही एक लड़की सिद्धार्थ के केबिन में आती है और वह सोना की तरफ देखकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ सोना को ग्रीट करती है, जिसके बाद सोना उसके साथ बाहर घूमने के लिए निकल आती है। सोना सिद्धार्थ के हर एक फ्लो को बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि हर एक फ्लो की डिजाइनिंग बहुत ही ज़्यादा अलग थी। उनके आर्किटेक्चर और उसका इंटीरियर बहुत ही यूनिक और बहुत ही खूबसूरत था, जिसे देखते हुए सोना के चेहरे पर एक स्माइल थी और वह बहुत ही गौर से हर तरफ देखते हुए घूमने जा रही थी। इधर आरिश, जो कि उन समुद्र की शांत लहरों को देखे जा रहा था, वो इस समय अपनी कार की बोनट पर बैठा हुआ था और उसकी आंखें एक टक अपने सामने उठ रहे समुद्र में लहरों पर ही टिकाए हुए था कि तभी अचानक से जैसे आरिश को कुछ याद आता है और फिर वो तुरंत से अपने पॉकेट में हाथ डालता है, पर उसके पॉकेट में कुछ भी नहीं था, जिसे देखने के कुछ पल के चौंक जाता है। पर अगले ही पल वो तुरंत ही अपनी कार के बोनट से उतरता है और अपने कार में बैठकर तेजी से वो अपने कार को बीच एरिया से निकाल लेता है और वो वहां से चला जाता है। इधर सोना, जो कि घूमते घूमते अब थमने लगी थी, वो अब लिफ्ट की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए अपने साथ आए हुए लड़की की तरह देखकर बोली, अब मुझे नहीं घूमना, अब चलो, मैं थक गई हूँ। सोने की बात सुनकर वो लड़की हल्के से स्माइल करती है और फिर अपना कर हिलाते हुए सोना के साथ चली आती है। वह लिफ्ट के थ्रू सिद्धार्थ के फ्लोर पर आती हैं और फिर वह सोना को वहां छोड़कर वहां से अपने काम के लिए चली जाती हैं। सोना, जो कि सिद्धार्थ की लिफ्ट की तरफ जा रही थी, तभी उसकी नज़र दूसरे डायरेक्शन के एक बड़े से विंडो पर चली जाती है। सोना तुरंत भागते हुए उस विंडो के पास आती हैं
और कांच पर हाथ लगाते हुए वह बाहर के नज़ारे की तरफ देखने लगती है, जहां से समुद्र की लहरें उसे दिख रही थी। और उन समुद्र की लहरों की तरफ देखते हुए सोना की आंखों में एक अजीब से चमक थी। पर इस समय जहां सोना खड़ी थी, बड़े बड़े पेड़ उसके व्यूज को रोक रहे थे, जिससे वह साफ साफ देखा नहीं पा रही थी। जिससे सोना पहले तो मुंह बनाती है, पर तभी उसके खुराफाती दिमाग में आइडिया आता है और वह भागते हुए वापस से लिफ्ट में जाती हैं और ऊपर के फ्लो का बटन दबा देती हैं। जैसे लिफ्ट ऊपर वाले फ्लो पर रुकती है, सोना तुरंत ही भागते हुए विंडो के पास आती हैं और फिर वो विंडो के बाहर देखने लगती है। यहाँ से उसे साफ साफ बाहर का खूबसूरत नज़ारा दिख रहा था। बाहर का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। इधर आरिश की कार एक बार फिर से सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन के आगे आकर रुकती है। आरिश तुरंत अपने कार से बाहर आता है और फिर वह सीधा सिद्धार्थ के कंपनी के अंदर अपने कदम बढ़ा देती है। आरिश एक बार फिर से कंपनी में देखकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करते हैं। आरिश बिना किसी की तरफ ध्यान दिए वो तेज कदमों से सीधा सिद्धार्थ के प्राइवेट लिफ्ट से होते हुए सिद्धार्थ के फ्लो पर आता है, जहां पर उसने मीटिंग की थी, और वह सीधा अपने कदम मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा देता है। वही आर्यन जो कि अभी अभी नीचे वाले मीटिंग रूम की तरफ जा रहा था, वह आरिश को वापस से कंपनी में देखकर अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा देता है। पर वह देखता है कि आरिश इस समय मीटिंग रूम की तरफ जा रहा है, जिसे देखकर वह भी अपनी कदम मीटिंग रूम की तरह बढ़ा देता है। पर जैसे ही वह कुछ बोलने को होता है, पर अंदर जाकर वह जैसे ही देखता है कि आरिश यहाँ क्यों आया था, वह शांत हो जाता है और फिर वह वहां से चला जाता है, क्योंकि आरिश इस समय अपना फोन लेने आया था, जो कि वह मीटिंग रूम में ही भूल कर चला गया था। और जैसे ही उसे याद आता है, वो तुरंत अपने फोन को लेने आ जाता है, क्योंकि एक ये फोन ही था जिसमें उसने अपने और आर्या की हजारों यादों को समेट रखा था। वह इस फोन को किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। इधर आरिश अपने फोन को लेने के बाद मीटिंग रूम से निकलने के बाद वापस से लिफ्ट में आता है और वह सिद्धार्थ के प्राइवेट लिफ्ट में एंटर करता है। इस समय आरिश ने अपने एक हाथ में फोन पकड़ रखा था और वह अपने फोन में कुछ देख रहा था और उसका पूरा फोकस अपने फोन पर ही था, इसलिए वह बिना देखे ही लिफ्ट का बटन प्रेस कर देता है। पर लिफ्ट नीचे जाने की जगह ऊपर चली जाती है, जिससे आरिश तुरंत हैरानी से बटन की तरफ देखता है तो उसने ऊपर वाले फ्लो का बटन प्रेस कर दिया था, जिसे देखकर आरिश की आंखों में झुंझलाहट साफ साफ नजर आने लगती है और वह गुस्से से अपने दांत किटकिट कर रह जाता है। जब तक लिफ्ट ऊपर वाले फ्लो पर जाकर नहीं रुकती है, तब तक आरिश वापस से नीचे नहीं जा सकता था। कुछ देर में लिफ्ट ऊपर जाकर खुलता है तो आरिश तुरंत अपना हाथ बढ़ाकर बटन प्रेस करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नज़र सामने की विंडो पर चली जाती है, जहां पर इस समय सोना खड़ी थी और वह मुस्कुराते हुए कांच पर धीरे धीरे टैप करते हुए बाहर कुछ देख रही थी। सोना को अकेले वहां देखकर आरिश के हाथ बटन प्रेस करते हुए रुक जाते हैं और वह लिफ्ट के दरवाजे पर अपने पैर को रखकर अपनी नज़र इधर उधर घुमाता है, पर वहां कोई भी नहीं था। सोना को अकेला देखकर आरिश थोड़ा हैरान होता है, पर फिर वो तुरंत ही लेफ्ट से बाहर चला आता है और वह भी अपने कदम सोना की तरह बढ़ा देता है। सोना जो कि दुनिया जहान को भूल अपने ही दुनिया में गुम थी, आरिश उसके पीछे आकर खड़ा होता है और पीछे से ही वो सोना की तरफ देखते हुए अपनी शांत आवाज में बोला, बटरफ्लाई तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह आवाज सुनना था कि सोना एकदम से चौंकते हुए पीछे पलट कर देखती है और अपने सामने आरिश को खड़े देखकर वह अपना मुंह बनाती है और फिर कंफ्यूजन से आरिश की तरफ देखते हुए बोली, बटरफ्लाई। सोना के मुंह से बटरफ्लाई को रिपीट करता हुआ देखकर आरिश हाँ में अपना सिर हिलता है, जिसके जवाब में सोना तुरंत ही अपने छोटे छोटे हाथों को उलट पुलट करके देखने लगती है और फिर अपने सर को पीछे करके वह न जाने क्या देखने की कोशिश कर रही थी। सोना की ऐसी हरकत देखकर आरिश कंफ्यूजन से उसे ही देख रहा था, पर अगले ही पल सोना खुद को पूरी तरह से देखने के बाद आरिश की तरफ देखते हुए बोली, कहाँ है बटरफ्लाई? इस सवाल को सुनने के बाद आरिश का मुंह ऐसा था जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी उड़ेल दिया हो, पर वह अपने चेहरे पर आए एक्सप्रेशन को बिल्कुल भी शो नहीं करता है और फिर वह अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेता है और खुद को नॉर्मल करता है और बहुत ही प्यार से सोना की तरफ देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें बटरफ्लाई कहा है, बटरफ्लाई। एक बार फिर से आरिश के मुंह से बटरफ्लाई सुनकर सोना फिर से वही चीज दोहराती है और फिर आरिश की तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देखते हुए बोली, पर मैं तो बटरफ्लाई नहीं हूँ, देखो मेरे पंख भी नहीं है। इतना कहकर सोना तुरंत ही पीछे पलटकर अपनी बैग की तरफ इशारा करते हुए आरिश को दिखाती है। अब आरिश को ऐसा लग रहा था जैसे वह अपना सर इसी कांच के दीवार में दे मारे, पर इतना तो यकीन हो ही गया था कि सोना की यादों से वह पूरी तरह से मिट चुका है और अब उसे ये पता करना था कि आखिर सोना के साथ ऐसा कब से हुआ है। क्या ऐसा सोने के साथ तब से है जब से वह उससे दूर गई थी? आरिश कोई जवाब नहीं देता है, जिसे देखकर सोना मुंह बनाती है और फिर अपने पैर पटकते हुए लिफ्ट की तरह भगते हुए बोली, सब मुझे बुद्धू बनाते हैं। सोना अब किसी से बात नहीं करेगी। सोना को इस तरह से भागता हुआ देखकर आरिश तुरंत ही हरकत में आता है और फिर वह भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोला, पर बटरफ्लाई मैंने तुम्हें बिल्कुल बुद्धू ने बनाया है, तुम बिल्कुल बटरफ्लाई की जैसी हो। आखिर तुम्हारे आने के बाद से ही तो मेरी जिंदगी में इतने सारे रंग भरे थे। आरिश आखिरी की कुछ लाइन बहुत ही धीमी से कहता है, जिसे सोना नहीं सुन पाती है, पर जो बातें उसके कानों में जाती है उसे सुनकर सोना तुरंत ही पलटकर घूरती नजरों से आरिश की तरफ देखती है।
आरिश तो सोना की घुरती नजरें देखकर सोना के उन खूबसूरत आंखों में खो सा ही गया था। सोना की नजरें आरिश के दिल को चीरते हुए दिल के आर पार हो रही थी। आरिश का जी कर रहा था कि वह तुरंत ही सोना को खींचकर अपनी बाहों में भर ले, क्योंकि वो खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें, वो उसकी आंखों की तपिश को कभी अपने ऊपर रजिस्टर नहीं कर पाता था। और आज भी ऐसा ही हो रहा था, पर वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बहुत ही शांत नजरों से उसकी तरफ देखता है। तो सोना उसे घूर कर देखते हुए बोली, अगर मैं बटरफ्लाई हूं तो फिर मेरे पंख कहाँ है? सोना का यूं कहना कि उसके पंख कहाँ है। अगर वो बटरफ्लाई है तो इस लड़की को और कुछ बटरफ्लाई में नहीं दिखता था, बस बटरफ्लाई का पंख ही उसे नजर आ रहा था। आरिश गहरी सांस लेकर सोना की तरफ देखता है और फिर वह धीरे से अपना हाथ बढ़कर सोना की नाक को धीरे से टच करता है और फिर उसके छोटे से क्यूट से चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, बटरफ्लाई इसलिए क्योंकि तुम बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह क्यूट हो, और तुम्हारे आने की बात से ही तो मेरी जिंदगी में बहुत से रंग घुले हैं। आखिरी के कुछ शब्द आरिश फिर से बहुत ही धीमी से कहता है, जिसे सोना सुन नहीं पाती है, पर जो भी वो सुन पाती है उसे सुनने के बाद उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। और फिर वह अपनी चमकती आंखों से आरिश की तरफ देखते हुए बोली, सच्ची? जिसके जवाब में आरिश तुरंत अपने सर को हाँ में हिला देता है। इन कुछ शब्दों के कन्वर्सेशन ने ही आरिश के दिल में हलचल पैदा कर दी थी। आरिश के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। आरिश को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी समय उसका दिल उसके सीने से बाहर आ जाएगा। वही उसके चेहरे पर एक सुकून नजर आ रहा था। आरिश कुछ पल के लिए ही अपने सारे दर्द को भूल चुका था। वही सोना के चेहरे से तो अब स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सोना अब लिफ्ट की तरफ जाते हुए बोली, अच्छा अब चलो नीचे चलते हैं। इसके बाद आरिश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है और इस समय आरिश का बिल्कुल भी ध्यान लिफ्ट की तरफ नहीं जाता है और सोना सिद्धार्थ की प्राइवेट लिफ्ट की जगह दूसरे लिफ्ट में घुस जाती है और आरिश भी उसके पीछे पीछे बिना ये देखें कि वो कौन से लिफ्ट में जा रहा है उस लिफ्ट में घुस जाता है। सोना लिफ्ट में सिद्धार्थ के फ्लो का बटन प्रेस करती है, जिसके बाद लिफ्ट स्टार्ट होकर नीचे आने शुरू हो जाते हैं। पर अचानक ही लेफ्ट की लाइट चली जाती है और लिफ्ट जो है वो झटका खाते हुए नीचे आने लगती है। अचानक से लाइट जाते ही सोना एकदम से डरते हुए इधर उधर देखती है। अंधेरे में उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो अपने छोटे छोटे पैरों को लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ा देती है और वह लिफ्ट के दरवाजे पर जाकर अपने हाथों को जोर जोर से मारते हुए बोली, खोलो खोलो, अंदर अंधेरा हो गया है, खोलो नी इसे। सोना की आवाज में डर साफ साफ जाहिर हो रहा था। वही आरिश जो कि खुद भी अपनी पैनी नजरें हर तरफ घुमा रहा था। जैसे ही उसके कानों में सोना की डारती हुई आवाज जाती है, सिद्धार्थ तुरंत ही अपने फोन की फ्लैशलाइट को ऑन करता है तो वह देखता है कि सोना लिफ्ट के डोर को अपने छोटे छोटे हाथों से मारे जा रही है ताकि कोई डोर बाहर से खोल दे। सोने के इस हरकत को देखते हुए आरिश तुरंत आगे बढ़कर सोने के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, बटरफ्लाई शांत हो जाओ, ये कोई कमरे का दरवाजा नहीं है जिसे कोई इतनी आसानी से खोल सकता है। हम बीच में ही अटके हुए हैं जब तक ये लिफ्ट किसी फ्लो तक नहीं जाती है। हमारा यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है। प्लीज शांत हो जाओ, रिलैक्स करो, मैं कुछ कर रहा हूँ। ओके शांत हो जाओ। इधर सोना शांत होने की जगह और भी ज्यादा डरती जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और वह अब आंसू भरी नजरों से कभी आरिश की तरफ से कभी दरवाजे की तरफ देख रही थी। लिफ्ट लॉक होने की वजह से और लिफ्ट की लाइट चली जाने की वजह से और लिफ्ट बीच में ही अटक जाने की वजह से लिफ्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी, जिसकी वजह से सोना की सांसें तुरंत फूलने लगी थी। सोना तुरंत ही अपने छोटे छोटे हाथों को बढ़ाकर आरिश की कोट को पकड़ लेती है और वह उसके पास जाकर खड़ी हो जाती हैं। वहीं आरिश भी सोना की हर एक हरकत को नोटिस कर रहा था। वह धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर सोने के पीठ पर रखता है और धीरे धीरे रब करते में बोला, बटरफ्लाई शांत हो जाओ, इस तरह से पैनिक मत करो। बच्चे देखो तुम्हारे सांस भारी हो रही है, रिलैक्स, मैं हूं ना, रिलैक्स। आरिश के इतना कहने के बाद सोना तुरंत ही अपने छोटे से सर को आरिश के सीने पर रख देती है और फिर वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। वही आरिश भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके पीठ को सहलाते हुए अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ा रहा था। आरिश ने कितनी ही बार कॉल करने की भी कोशिश कर ली थी, पर कॉल रिसीव होने के बाद भी दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। नेटवर्क पूरी तरह से डेड हो चुकी थी। आरिश अब सोना की तरफ देखता है और फिर वह लिफ्ट के फ्लो की तरफ देखता है और धीरे से सोना को अपनी बाहों में लिए वही वह उसे फर्श पर बैठ जाता है और सोना को अपनी गोद में बिठा लेता है। पर अभी भी आरिश के हाथ लगातार उसके पीठ को सहला रहा था ताकि सोना ज्यादा पैनिक ना करे। सोना शांत हो चुकी थी और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। सोना शांत देखकर कहीं ना कहीं आरिश भी शांत था, पर उसे एक घबराहट भी हो रही थी। अगर वह अकेले इस लिफ्ट में फंसा होता तो कोई बात नहीं थी, यहाँ पर तो उसकी जान भी इस लिफ्ट में उसके साथ फंसी हुई थी और यह वह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाता। लिफ्ट झटका खाते खाते फाइनली सिद्धार्थ के फ्लो तक आ चुकी थी, पर उसका दरवाजा जो कि पूरी तरह से लॉक हो चुका था वो अब खुलने को तैयार नहीं हो रहा था। वही आरिश समझ चुका था कि लेफ्ट सिद्धार्थ के फ्लो तक पहुंच चुकी है, इसलिए वो धीरे से सोना को अपनी गोद से उठाने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करता है, सोना तुरंत अपनी बॉडी टाइट कर लेती है और अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से उसके शॉर्ट को और भी मजबूती से पकड़ लेती है और वह उससे दूर जाने को तैयार नहीं हो रही थी, जिसे देखकर आरिश हल्के से मुस्कुराता है और गहरी सांसें भरते हुए सोना को अपनी बाहों में लिए हुए ही उठाता है और फिर वो लिफ्ट के बटन को प्रेस करने लगता है।
ताकि शायद लिफ्ट का डोर खुल जाए, पर यह कोशिश भी बेकार थी। अब आरिश को समझ नहीं आ रहा था वह करें तो करें क्या। आरिश वापस आकर लिफ्ट के फर्श पर बैठ जाता है और सोना अभी भी किसी बंदर के बच्चे की तरह उससे चिपकी हुई थी। आरिश के पास बस उम्मीद करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रहा। वो अंदर से कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यह कोई रूम की दूर नहीं थी जिसे वो तोड़कर बाहर निकल जाए। अब आरिश ये सोच रहा था कि ये कंपनी सिद्धार्थ की थी, तो ये लिफ्ट अगर खराब है तो इस बारे में उसे जरूर ही पता होगा। और लिफ्ट आकर जब यहाँ पर बंद पड़ी हुई है तो इस चीज़ का भी उसे एहसास होगा ही। अब आरिश बस उसके जिंदा रहने तक सिद्धार्थ को इस बारे में पता चल जाए कि वो दोनों यहाँ इस लिफ्ट में फंसे हुए हैं, इससे ज्यादा वो अब और कुछ उम्मीद कर भी नहीं रहा था। आरिश अब धीरे धीरे सोने के सर को सहलाते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, जो कि आंखें बंद किए हुए अपने सर को उसके सीने पर रखे हुए उससे बुरी तरह से लिपटी हुई थी। लगभग आधे घंटे बीत चुके थे आरिश और सोना को इस लिफ्ट में रहे हुए। आरिश तो फिर भी अभी भी नॉर्मल था, पर सोना, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। एक तो अंधेरा, ऊपर से ऑक्सीजन न आने की वजह से उसके सांसें अब फूलती ही जा रही थी। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, जो कि आरिश बखूबी महसूस कर पा रहा था। और वह पूरी कोशिश कर रहा था कि सोना को वह तब तक शांत रख पाए जब तक लिफ्ट ओपन नहीं हो जाती है, क्योंकि सोना जितना ज़्यादा पैनिक करेगी उसे सांस लेने में उतना ही ज़्यादा तकलीफ होगी। इस तरह की और भी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए PR नोवेल स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।